गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका बच्चों एक बार फिर से स्वागत है। और इसमें यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में जान रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज एंड फील्ड। इसके वीडियो 1 में हम लोगों ने ये 25 नंबर तक क्वेश्चन जाना था। 25 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन को जान लिया था। 25 नंबर तक कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स क्या हुआ था? कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स आल्सो एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि बोथ बी एंड सी। आज जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स के श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 2 point charge of 10 it is microcoulomb are separated in air by 1 meter. The ratio of force exerted by one on the other. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। कह रहा है कि दो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। अब दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो आप लोग याद कीजिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े थे कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। यानी कि अगर F1 जो भी फोर्स लगा रहा होगा 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो F2 पर भी 10 ही न्यूटन फोर्स लगेगा। यानी कि आपका जो है F1 by F2, F1 क्या होगा? K Q1 Q2 by R square एंड अगेन F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? अगेन F2 भी आपका क्या होगा? K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square। तो ये रेशियो कट के F1 by F2 क्या हो जाएगा? 1:1। क्योंकि हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था और वहां वेक्टर फॉर्म में दो इंपॉर्टेंस लिखवाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स एंड बोथ द चार्जेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट। वेक्टर फॉर्म से क्या क्या पता चला था कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाता है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो जब बराबर फोर्स लगा रहे तो फिर दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन आ जाएगा आपका आंसर। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो फिर रेशियो भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो इसलिए F1 by F2 क्या होगा? सी ऑप्शन 1:1। ठीक है, आइए 28। 2 point charge of 3 microcoulomb are and 4 + 4, दोनों 4 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। चलिए बहुत अच्छी बात है। दो चार्ज है दोनों, एक +3 माइक्रोकूलम और एक +4 माइक्रोकूलम। कह रहा है रिपेल, जब दोनों में सेम चार्ज है प्लस रिपेल ही करेगा। repel each other with a force of 10 Newton if each is given an additional charge of -6 microcoulomb। अगर दोनों को -6 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया then the new force each। देखिए, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। तो कह रहा है कि तो सर न्यू फोर्स कितना होगा? then the new force each, what is the new force? तो कैसे बनेगा सर? तो पहले जो फोर्स है कितना हो जाएगा सर? Q1 is equal to 3 माइक्रोकूलम एंड Q2 is equal to 4 माइक्रोकूलम। then F is equal to K
k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना। लेकिन अब नया चार्ज जब हम लोग दोनों को एडिशनल चार्ज दे रहे हैं, देखिए दोनों को अगर हम लोग चार्ज देते हैं, अच्छा एक मिनट, अभी हम लोग फोर्स को बाद में कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर देख ले क्या कंसेप्ट आना है ना। तो कंसेप्ट क्या आएगा, तो एडिशन आफ्टर adding -6 microcoulomb charge on each, तो Q1 आपका कितना हो जाएगा सर, Q1 डैश, यानी अब जो नया Q1 है Q1 डैश +3 - 6 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, और Q2 डैश कितना हो जाएगा सर, तो Q2 डैश हो जाएगा +4 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम, सॉरी -6 ना, -6, ये कितना हो जाएगा सर, -2 माइक्रोकूलम। अब देखिए ना कंसेप्ट क्या दिखा, कंसेप्ट दिखा क्या, तो Q1 का जो चार्ज था वो सेम रह गया, मैग्नीट्यूड सेम, नेचर बदल गया, +3 था -3 हो गया, लेकिन Q2 जो है हमारा कितना हो गया, +4 था -4 हो गया सर, यानी आधा हो गया ना। तो जब आपका चार्ज आधा हो जाएगा, और हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े हुए हैं क्या, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो सर जब चार्ज आधा हो जाएगा तो फोर्स भी तो आधा हो जाएगा। एक चार्ज आधा, अगर दोनों चार्ज आधा आधा होता तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाता, लेकिन एक ही चार्ज आधा हुआ, एक ही चार्ज आधा हुआ तो फोर्स भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि शुरू में जो फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, अब वो फोर्स लगने लगेगा 5 न्यूटन। ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन सी। अब ये तो कंसेप्ट की बात हो गई, अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करके देख ले कि सर कैसे होगा, सर नहीं समझ में आ रहा है। चलिए भाई, हम लोगों का काम है इधर से नहीं तो उधर से समझाना। चलिए आपको समझा दे, हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके समझा दे, है ना। तो थोड़ा सा इसके लिए जगह चाहिए ना बच्चों, तो हम लोग ऐसा करें, ऐसे यहीं पर बनाते हैं, देखिएगा ये हम लोग 28 का सॉल्यूशन यहाँ पर थोड़ा सा जगह है यहाँ पर कर रहे हैं। सॉल्यूशन 28, आपका ओरिजिनल चार्ज Q1 इज इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम और Q2 जो है +4 माइक्रोकूलम, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये जो फोर्स है ना ये आपका दिया हुआ है इट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अभी रहने देते हैं इसको, इतना ही। अब F1 ओरिजिनल फोर्स, नेक्स्ट आफ्टर एडिंग न्यू चार्ज, चलिए न्यू थोड़ा शॉर्ट में कर लीजिए, न्यू चार्ज Q1 कितना हो जाएगा सर, तो +3 में -6 ऐड करना है, तो +3 - 6 इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम, Q डैश मान लिया जाए, और Q2 डैश कितना हो जाएगा, तो सर +4 में -6 ऐड करना है, तो +4 - 6 यानी कि -2 माइक्रोकूलम हो गया ना सर। तो अब नया फोर्स है F2, ये कितना हो जाएगा सर, तो K Q1 डैश Q2 डैश बाई आर स्क्वायर, और ये हमको निकालना है ना, ये हमको निकालना है। चलिए ना निकालते हैं इसको, अभी हटाइए। अब इन दोनों का रेशियो कर लीजिए, देखिए तो F1 बाई F2 कर लीजिए ना, F1 बाई F2 कर लीजिए, क्या हो जाएगा सर, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई K Q1 डैश Q2 डैश बाई आर स्क्वायर, यही ना होगा सर। तो देखिए ना K से
के कटेगा आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर कटेगा। अब वैल्यू बैठा दीजिए F1 का, F2 निकल जाएगा। तो यहां से अब Q1 Q2 कितना हो जाएगा, तो F1 बाई F2। F1 को ऐसा करते हैं ना, F1 को 10 कर ही देते हैं, F1 को हम लोग 10 कर ही दीजिए, ठीक है। F1 हमारा क्या था 10, और चलिए इसको Q1 आपका कितना था 3, Q2 कितना था 4, डिवाइड बाय ये कितना था जी Q1 डैश 3, और ये कितना था 2। देखिए ना सर क्या हो गया है, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो F2 यहाँ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, देन F2 इज इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कंसेप्ट ना समझना होगा। बनाने के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो इतना टाइम लग जाएगा। तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्या था वही तो बोल रहे थे, कंसेप्ट समझिए ना। देखिए Q1 जो चार्ज था ये 3 का तो 3 रह गया ना, लेकिन Q2 जो चार्ज 4 था जिसका मैग्नीट्यूड अब वो हो गया आधा, 2 हो गया। और हम लोग कूलम का लॉ जान रहे हैं कि सर जब फोर्स आधा होगा तो हमारा ये सॉरी जब चार्ज आधा होगा तो फोर्स भी आधा हो जाएगा। इसीलिए फोर्स जब 10 न्यूटन लगा तो जब चार्ज आधा हुआ तो हमारा फोर्स भी आधा होकर के 5 न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब आप देख लीजिए ऐसे समझ में आया तो ठीक है। और अब तो कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर आधा हो गया। आधा हुआ ना भाई, आपको हम निकाल के दिखा दिए, कैलकुलेट करके दिखाइए। तो अब इसी को कंसेप्ट बनाने के, दिमाग में कंसेप्ट लाने की कोशिश कीजिएगा। क्यों आधा हुआ, क्योंकि सर चार्ज आधा हो गया। अगर ये वाला भी चार्ज आधा हो जाता तो 1/4 हो जाता, क्योंकि चार्ज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ता तो फोर्स बढ़ता, चार्ज घट गया तो फोर्स घटेगा। चार्ज आधा हुआ तो फोर्स आधा, चार्ज डबल होता तो फोर्स डबल। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाइए 29। 29 क्या कह रहा है बच्चों, इसको मिटाना पड़ेगा ना, क्या कि 29 की जगह घेरे हुए हैं। आप लोग अपना नोट कर लेते जाइएगा, रफ कॉपी बना करके, चाहे नहीं भी नोट कीजिएगा तो खैर 28 के बाद है ना ही मिटेगा वीडियो में। ऐसा थोड़ा है कि 28 के पहले मिट जाएगा, वीडियो में तो आ ही गया होगा रिकॉर्डिंग, समझिएगा। आई 29 नंबर क्या कह रहे हैं, चलिए देखा जाए। ए चार्ज Q1 exerts some force on a second charge Q2 if a third charge Q3 is brought near the कोई भी एक चार्ज near the charge, थोड़ा मिस्टेक है, अच्छा इसको सुधरवा करके नया पीडीएफ करवाते हैं। नियर द चार्जेस, नियर द चार्जेस। चलिए कह रहा है दो चार्ज है Q1 और Q2 है ना, और कुछ फोर्स लग रहा है। ये दो चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2। ये दोनों आपस में कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मान लिया जाए F। अब एक तीसरा चार्ज को नजदीक में ले आइए, या मान लीजिए तीसरा चार्ज को यहां रख दिए हम लोग, चलिए Q3 को यहां रख दिए। तो अब क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ Q1 एक्सर्टेड ऑन Q2, अब जो है ये दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा उसका क्या होगा। तो सर दोनों जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा होगा उसका कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ, अगर कहता कि इस पर अब फोर्स क्या होगा, सिर्फ एक पर पूछता तो अब इस पर ये भी लगाने लगता, ये तो लगा ही रहा था, तो फोर्स बढ़ जाता। ठीक है,
लेकिन इन दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो तीसरे चार्ज से प्रभावित नहीं होगा। दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा वो तीसरे चार्ज से प्रभावित नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तीसरा चार्ज आ जाए, तीसरे फिर भी इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स है रिमेन्स अनचेंज, सेम का सेम रहेगा। तीसरे चार्ज के कारण दो चार्ज के बीच में कोई प्रभाव, फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए 13 नंबर, टू बॉल्स कैरिंग चार्जेज ऑफ +3 माइक्रोकूलम and -3 attract each other with a force F if a charge of +3 microcoulomb is added to both। देखिए फिर से वही 19 में क्वेश्चन था, 19 में क्वेश्चन था वही है ना। कह रहा है कि शुरू में Q1 इज इक्वल टू +3 माइक्रोकूलम, Q2 कितना कह रहा है -3 माइक्रोकूलम, लेकिन कितना जो +3 अब जोड़ना है तो न्यू चार्ज Q1 डैश कितना हो जाएगा, तो सर +3 +6 माइक्रोकूलम, लेकिन Q2 हो जाएगा कितना सर, Q2 -3 और +3 यानी 0 न्यूट्रल। तो सर जब एक वस्तु न्यूट्रल हो गया तो और दूसरा में ठीक है, दूसरा में चार्ज डबल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स डबल हो जाएगा। हाँ फोर्स डबल होता अगर इसमें वही चार्ज रह जाता, लेकिन इसका तो चार्ज सर न्यूट्रल हो गया ना, तो एक चार्ज वस्तु एक न्यूट्रल वस्तु के बीच में फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स लगेगा किसमें, दोनों चार्ज होता तब, इसलिए 0 फोर्स, नो फोर्स, 0 फोर्स, नो फोर्स, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। समझ में आई बात? समझ में आया बात? क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि +3 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड करने के बाद एक में +6 माइक्रोकूलम चार्ज हुआ, दूसरे में न्यूट्रल हो गया। तो जब दूसरा न्यूट्रल हो गया सर तो फिर उस चार्ज और न्यूट्रल के बीच फोर्स नहीं लगेगा, यानी 0 फोर्स। आइए 31 में आइए, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो आसान है ना, एसआई यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। इसको एक्सप्लेन अब निकाल के नहीं दिखाएंगे भाई, फ्री स्पेस। अच्छा चलिए आप कहिए कि सर डंडी मार दिए, चलिए निकाल देते हैं। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ Q1 Q2 बाई 4πf R स्क्वायर। चार्ज के लिए Q1 × Q2 कूलम स्क्वायर, फोर्स के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा क्या, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ना। अब इसी को जब डायमेंशन में बदलेंगे तो क्या डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन हो जाएगा इसका, अरे निकाल दीजिए ना भाई, नहीं समझ में आ रहा है सर डायमेंशन क्या होगा, तो चलिए इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहीं से निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, Q1 Q2 बाई 4πf R स्क्वायर, यही आया ना। तो चार्ज का डायमेंशन क्या 80 और दूसरा चार्ज का डायमेंशन 80 डिवाइड बाई F के लिए mL/t-2 और इनटू R स्क्वायर के लिए L स्क्वायर। अब मिला के बता दीजिए ना, ये m ऊपर गया m-1, L यहाँ पर 3 है लेकिन ये भी ऊपर गया तो L-3 और t 2 ऊपर में है, 2 नीचे से गया T4 A-2, T4 के बाद A-2। तो देखिए ना m-1 L-3 T4 ये ऑप्शन में देखिए, सॉरी A स्क्वायर है, माइनस नहीं, यही हमारा ही गड़बड़ हो रहा है, ये हमारा ही A स्क्वायर है, A का स्क्वायर है, A ऊपर है ना, तो A का स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है,
अब आइए 33, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है जी? 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किधर गया भाई? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10 to the power minus 12। ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए ठीक है। क्लियर है? अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? के यानी 1/, तो जो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट था क्या हो जाएगा? देखिए ना 1/4 तो यूनिट लेस हो एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाके ना लिखना होगा के लिए, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए कौन सा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन बी ठीक है। आइए 35 में वैल्यू ऑफ 1/4 ये तो डायरेक्ट वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या कौन सा? देखिए 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power minus 9, ऑप्शन देख लीजिए, यानी 9 into 10 to the power 9, ऑप्शन ए। अब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, नॉट एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन होना चाहिए, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1, क्योंकि एयर का रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? देखिए ना, किसी मीडियम का परमिटिविटी एयर के साथ, तो एयर का ही पूछ रहा है, तो एयर का परमिटिविटी एयर के साथ कितना आ जाएगा? 1 ही ना आएगा, तो ये आपका हो गया 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इंफिनिटी। ये सब आसान क्वेश्चन है, याद रखिए, और ये सब पूछता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेटर, एयर का सबसे कम और एयर के बाद जितना भी मीडियम होगा सबसे ज्यादा, उसमें मेटल का इंफिनिटी, बीच में इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर का जो होगा वो 1 और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सा है? इंसुलेटर के लिए ना पूछ रहा है, द डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 तो सबसे कम है, 0 भी नहीं हो सकता है, और ये भी 1 से कम है, नहीं हो सकता है। तो सर यही तो हो सकता है, 1 और इंफिनिटी के बीच में, तो सर डी है। याद रखिए ना, याद रखिए, एयर का सबसे कम, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी सबसे कम कितना? 1, और मेटल का सबसे ज्यादा कितना? इंफिनिटी। अब बीच में एयर और मेटल के बीच में जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो सब क्या? इंसुलेटर का। ये डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर से आते डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, एसआई रेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव, अब बताइए ना, तो यहाँ क्या बताया? अभी तो देखिए ना, रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्या? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन का रेशियो, ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी, तो कट के क्या हो जाएगा जी? यूनिटलेस। कहाँ गया? यूनिट ऑफ क्या? यूनिटलेस। ठीक तो है, यूनिटलेस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी किसको क्या? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी मीडियम के परमिटिविटी का कंपैरिजन एयर के परमिटिविटी, तो ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी, कट के क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। चलिए, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जब हम एयर को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस करा दें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर क्या होगा? तो आपको पता है कि फोर्स इन ए मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? पहले एयर था, तो क्या हो जाएगा? एक मिनट, पहले एयर का समझ लीजिए। अगर 2 चार्ज एयर में है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? फोर्स इन एयर के नहीं, क्योंकि मीडियम दे रहा है, तो मीडियम को हम लोग लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R स्क्वायर और फोर्स इन द मीडियम क्या हो जाएगा भाई? तो सर 1 by 4 pi फोर्स इन द मीडियम, इट इज द मीडियम, फिर लिखा गया m लिखना है हमको, इट इज द मीडियम फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू k। मीडियम में Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये आ गया फोर्स इन द मीडियम। अब रेशियो निकाल रहे हैं, ये कट गया सर, Q1 Q2 R स्क्वायर एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, देन फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या बच गया? हैं? इज इक्वल टू क्या बच गया? ये कट गया ना, तो 1 by k क्या हो जाएगा? चला जाएगा ऊपर, हैं? F in air by F in the medium is equal to k आ गया सर। तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम हो जाएगा Fa by k, यानी कि क्या हो रहा है सो देखिए तो फोर्स इन द मीडियम क्या हुआ? तो सर एयर से k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेज। एक ऐसे भी याद रखिए ना कि दो चार्ज के बीच सबसे ज्यादा फोर्स एयर मीडियम में लगता है, क्योंकि एयर के अलावा बाकी किसी मीडियम में रख देंगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर से ज्यादा होगा तो फोर्स घटेगा। अब है कि कितना घटेगा? तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स। तो हमने कहा है कि एयर को रिप्लेस करा करके कितना के कांस्टेंट वाले, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में रख रहा है। सॉरी डिस्टर्ब हो जाता है ना बोर्ड। तो जब उसको के कांस्टेंट वाले मीडियम में रख रहा है तो क्या होगा? तो फिर उसका जो फोर्स है के टाइम्स डिक्रीजेज के टाइम्स। आई बात समझ में? ए ऑप्शन। चलिए, टू चार्जेस आर प्लेस्ड ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, a metal sheet is placed between them, what will happen to the force between the charges? अब बताइए, अगर मेटल शीट, तो भाई मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो अभी हम लोग जाने हैं ना, इन्फिनिटी है। तो खैर हम आपको अभी क्या बोले कि फोर्स जो है वो एयर में सबसे ज्यादा, एयर के अलावे किसी भी मीडियम में रख देंगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीजेस। चाहे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो चाहे वो मेटल हो, विल डिक्रीजेस। अगर वैल्यू पूछता तो इसका वैल्यू घट करके 0 हो जाता, क्योंकि d का वैल्यू 1 by k इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और 1 by इन्फिनिटी यानी कि 0। तो खैर यहाँ पर 0 वाला ऑप्शन नहीं है, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज वाला ऑप्शन है, तो भाई घटेगा ही घटेगा। सबसे ज्यादा फोर्स एयर मीडियम में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 43 क्या कह रहा है? टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert a force F on each other, क्या होगा? If they are immersed in a liquid of dielectric constant 2। ठीक है, फिर तो वही, then what the new force? तो अभी तो बताए force in the medium equal to force in air by k। अब k का वैल्यू कितना है? तो जो फोर्स है वो y2 हो जाएगा, F/2। ये क्या आ गया? अभी तो फॉर्मूला निकाले हैं पहले वाले क्वेश्चन में। फोर्स जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, कितना डिक्रीज करेगा? तो by 2 टाइम्स। अब नंबर 44, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स बाउंड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि सर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। अब देखिए तो हम लोग कितना 44 क्वेश्चन कर लिए बाबू। चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन किए, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए। फोर्स से क्या क्या सीखे? दो चार्ज के बीच फोर्स कितना होगा,
दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स का रेशियो होगा वो कितना होगा। अगर तीसरा चार्ज ले आया जाएगा तो उनके बीच का जो फोर्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। दो चार्ज के बीच का फोर्स का रेशियो क्या होगा, अगर दोनों चार्ज की फोर्स का रेशियो निकाला जाए तो सर दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएगा तो रेशियो 1/1 हो जाएगा। ओके, तो ये सारा चीजें जैसे जैसे अब कह रहा है कि अगर दो चार्ज के बीच हम लोग जो फोर्स निकाले हैं अगर उसका मीडियम चेंज करा दें तो मीडियम चेंज करा देंगे तो मीडियम चेंज कराएंगे तो सबसे ज्यादा फोर्स एयर मीडियम, दूसरे मीडियम में फोर्स जो है घटने लगेगा। कितना घटेगा, तो जिस तरह का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप रखेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज कंसेप्ट सीखना है। खाली एबीसीडी 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 कर लेने से क्या होगा, जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। हो सकता है इसी यही क्वेश्चन ना होकर के इसी से रिलेटेड कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन दे दे। तो वीडियो देखने का मतलब क्या है कि उसके कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है ना, ये भेजा में घुसा करके रखना है। आइए नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स कंप्लीट हुआ। फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन अदर मीडियम, तीसरा चार्ज लाने से क्या होगा, ये सारा चीज जान लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो सर एक एरिया जिसके अंदर किसी चार्ज को रखेंगे तो फोर्स लगेगा। दूसरी बात, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो सर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा KQ/r²। ये सारा चीज दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ तो फील्ड का कंसेप्ट सारा दिमाग में आते रहना चाहिए। फील्ड का डायरेक्शन प्लस है माइनस चार्ज, प्लस चार्ज के लिए फील्ड आउटवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड, ये सारा चीज। इसी में डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का फील्ड, एक चार्ज का फील्ड KQ/r², एक से ज्यादा चार्ज का फील्ड वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का दो केस, एक्सियल लाइन, इक्वाटोरियल, सारा चीज फील्ड से रिलेटेड। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। The electric field intensity at a point within the electric field of a charge is defined as the force per unit test charge। अभी तो बोले, वही तो बोले ना। The electric field intensity at a point within the electric field of a charge is defined as force per unit test charge। ऑप्शन बी। अब क्या कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, F टेस्ट चार्ज Q0। तो कह रहा है फोर्स कितना, देन F इज इक्वल टू Q0 इनटू E है। F अभी देखिए ना, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q0, E इक्वल टू F/Q0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि फोर्स कितना। तो जब E पता है भाई तो E के टर्म में फोर्स कितना हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q0 कहाँ चला गया, ये Q0 के जगह पे ये Q ही दिखा रहा है। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ है तो Q इंटू E, यही ना आ रहा है। ऑप्शन भी देखिए कैसे आ रहा है, समझ में आया। अब SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इसका SI यूनिट क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला ही है फोर्स बाय चार्ज, देन न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इसका SI यूनिट, न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी। देखिए न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लिए तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर यहीं से निकाले, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका आंसर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला, तो F ये E इक्वल टू F टेस्ट चार्ज, तो क्या होगा Q। तो इसका जब डायमेंशन ले लेंगे भैया क्या आ जाएगा सर, जल्दी बताइए। फोर्स के लिए ML/T-2, चार्ज के लिए सर AT। मिला दीजिए ना, मिलाने से क्या हो जाएगा सर बताइए, M रह गया, L रह गया, T एक ऊपर गया, -3 A-1। देखिए तो ऐसा है कहीं पर एकदम होना ही होना है, ML/T-3 A-1, ML/T-3 A-1, दिस इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी। अरे बात समझ में, डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हुआ। 49 नंबर क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज Q एट ए पॉइंट,
अब इसका एक्सप्रेशन कह रहा है कि एक चार्ज यहाँ पर है Q है, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है कोई P, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो एक्सप्रेशन जान रहे हैं, E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होगा, KQ बाई R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? E इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ से ऑप्शन है सर, देखिए ये वाला ऑप्शन KQ बाई R स्क्वायर है ना, ये डेरिवेशन किया हुआ है। चलिए आइए, which of the following relation is correct? तो E is equal to F by Q, E is equal to QE, E is equal to Q by F, E is equal to ये ऐसा है क्या? तो अरे यहाँ पहला ही क्वेश्चन तो था E is equal to force per unit टेस्ट चार्ज, E is equal to force per unit टेस्ट चार्ज। अब 51 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट ए डिस्टेंस आर वेरी चेंज। देखिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी किया, तो अब इस एक्सप्रेशन से याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर डायरेक्टली वेरी करेगा और डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली वेरी करेगा, यानी कि चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा। ये सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। आपको बताए थे पढ़ाते समय कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, दो चार्ज का चर्चा होगा, एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसका फील्ड होगा और टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लगेगा। तो टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट के ही काम आता है, फोर्स को उसको बेचारे को एक्सपीरियंस करते रहना। लगाना किसको है, तो जिसका फील्ड है, तो फील्ड जिसका है वही ना सारा काम करेगा। तो फील्ड सोर्स चार्ज का, फोर्स भी सोर्स चार्ज लगाएगा। तो कह रहा है कि सोर्स चार्ज पर का जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज R पर कैसा डिपेंड करेगा, तो R पर कैसा डिपेंड कर रहा है, देखिए ना, स्क्वायर का इनवर्सली, यानी R का पावर -2। देखिए हो गया। 52 में आइए, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट ए लोकेशन Q नॉट इज E, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ द टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय Q नॉट। तो आपको अभी क्या बताए थे कि सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा ही नहीं, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो अगर E है किसी जगह में और हम लोग सोर्स चार्ज को रिप्लेस करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम का सेम रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स चार्ज। हाँ, अगर यही हम लोग sorry does not depend on the test charge depend on the source charge। अगर हम लोग टेस्ट चार्ज को रिप्लेस कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगा ही नहीं करेगा। सोर्स चार्ज को अगर रिप्लेस कराते तो फील्ड वेरी करता। अगर सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। ओके, आइए 53 में क्या कह रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन रिमेन सेम, यानी E का E रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट द लोकेशन ऑफ चार्ज Q नॉट इज E, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एट द लोकेशन इफ द सोर्स चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय Q। अब देखिए, इसी का दूसरा कांसेप्ट सीखने के लिए काफी अच्छा सेट तैयार किया हुआ है। हर कांसेप्ट का क्वेश्चन है, बस जरूरत है आपको थोड़ा मन लगाने की। इसमें क्या था कि टेस्ट चार्ज इज रिप्लेस्ड, टेस्ट चार्ज रिप्लेस होगा तो फील्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। ठीक उसके नीचे आपका क्वेश्चन दे दिया, आपके दिमाग में आ रहा है सर सोर्स चार्ज को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा। अरे भैया देखिए ना, क्वेश्चन आ तो गया, क्वेश्चन आ गया ना, तो कंसेप्ट यहां से हमारा बन जाएगा। तो सोर्स चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, इसलिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सोर्स चार्ज पर कैसे डिपेंड कर रहा था, तो सर E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, यानी कि अगर चार्ज को डबल करने का बात कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगा। Q को रिप्लेस करा देंगे ना, Q को तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स क्या हो जाएगा, K इनटू 2Q बाई R स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ E। हो गया क्या, ये आ गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब आ जाइए
54 में क्या हो जाएगा? A force of 2.25 न्यूटन acts on a charge इतना, the intensity of electric field at that point। ये फोर्स दिया है भैया, और इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, इंटेंसिटी कितना होगा? तो आपको पता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। तो अब इसको यहाँ से यहाँ पर लिख दें, F कितना है? 2.25 है ना, और क्यू नॉट कितना है? 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब देखिए ना भैया, इसको ले आइए ना नीचे, यहाँ पर 100 हो गया। अब ये 15 से 15 बार में कटा, अब ये कितना हो गया सर? -2 ही रह जाएगा ना, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 2 यानी 1500 क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। कहाँ पर ऑप्शन है सर? ये ऑप्शन ए है सर। देखिए 1500 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन ए आया ना। कैसे आया? देखिए कैलकुलेशन हो गया। ई निकालने को रहा है, फोर्स दिया हुआ है, टेस्ट चार्ज दिया हुआ है, तो E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ओके, आइए 55 नंबर में चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 बाई अटैच डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर इस चार्ज का फील्ड इतना दूरी पर, यानी कि अब यहाँ पर सोर्स चार्ज दे दिया ना भाई 5 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस दे दिया 50 सेंटीमीटर, तो कह रहा है E कितना होगा? तो अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले में देखिए फोर्स और ऑन ए चार्ज, इतना फोर्स इस पर लग रहा था, तो जिस पर फोर्स लगेगा वो तो टेस्ट चार्ज होगा ना। और यहाँ पर कह रहा है इसका, इस चार्ज का फील्ड निकालिए, तो फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्ज का, यानी ये सोर्स चार्ज दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये माइक्रो कूलम है भाई, तो इसको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम करना होगा। तो अब यहाँ वैल्यू उठाइए ना, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी 50 सेंटीमीटर था, 5 है कि 50 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज कर लेंगे 1/2 यानी कि 0.5 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर हटा दिए, ऊपर चला गया ना 100, अब ये कितना हो जाएगा सर? 25, तो 5 से कट गया। अब ये 5 से डिवाइड कीजिए ना 9 को, तो कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट है 1 पॉइंट 5 8 40 1.8 इंटू, अब 10 का पावर यहाँ ऊपर कितना है? 11 में 2 और जुटा, सॉरी 9 में 2 और जुटा, 11 में 6 चला गया, 10 टू द पावर 5। अब आंसर कैसे लिखे? अगर इसको इधर लाते हैं तो -4 हो जाएगा, हाँ, तो आंसर हो जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 4। ये ऑप्शन बी आप निकाल कर देख सकते हैं, ऑप्शन बी आया ना। बस देखिए सारा, तो इस तरह से बच्चों आज हम लोग इतना ही तक छोड़ते हैं। अभी और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, और देखिए ना तो थ्योरी से क्वेश्चन आपका छूट रहा है और ना ही इस टॉपिक का न्यूमेरिकल से। इतना क्वेश्चन आप बच्चे करके जाएंगे तो आपके एग्जाम का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो मन लगा करके वीडियो को वॉच करते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स का है, क्या है थोड़ा सा सुनते जाना है, कंसेप्ट को दिमाग में बैठाते जाना है। 1 से 2 बार सारा क्वेश्चन को देखिएगा ना, तो सब कंसेप्ट याद आ जाएगा, सारा सॉल्यूशन समझ में आएगा। मान लीजिए अब यही क्वेश्चन है, इसके जगह में कुछ दूसरा डेटा दे दे, इसके जगह, तो सर कंसेप्ट तो याद है ना कि फोर्स दिया हुआ है, तो जो भी है ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ अगर आप सीखना चाहेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को समाप्त करते हैं।
मन लगा करके वीडियो देखिए, सीखिए, क्योंकि हम इसमें नहीं कहेंगे कि लिखते रहिए, इसमें आपको बस वीडियो को देखना है और सेट में टिक मत कीजिए, है ना। पहले वीडियो को देखिए, बाद में सेट में ऑप्शन बंद करके अपने से उसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। ओके, बाय।